नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और मेनली यहाँ पर 60 एमसीक्यूज होने वाले हैं। जो चैप्टर है उसका नाम है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो और भी चैप्टर्स के हम लोग एमसीक्यूज को डिस्कस कर चुके हैं, जिसको आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है व्हाट हैपेंस टू द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन लाइक बर्निंग ऑफ मीथेन। अब मीथेन क्या होता है? मीथेन का मतलब होता है CH4। ठीक है, जब भी बर्निंग बोली जाए तो बर्निंग याद रखिएगा, बर्निंग हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी इस केस में। ठीक है, क्या बना देगा? CO2 और H2O बना देगा। ठीक है, लेकिन पूछ क्या रहा है? व्हाट हैपेंस टू द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन दी मॉलिक्यूल्स। मतलब क्या हुआ कि इस CH4 के अंदर जो केमिकल एनर्जी स्टोर्ड थी उसका क्या हो रहा है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, इट रिमेन्स स्टोर्ड विद इन दी मॉलिक्यूल, गलत है। इट इज रिलीज्ड एज हीट, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया कि इसकी जो हीट एनर्जी होगी वो किस में रिलीज हो जाएगी? हीट के फॉर्म में, रिएक्शन में रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स व्हेन फ्यूल बर्न्स इन एन इंजन। अब देखिए, किसी भी इंजन में जब फ्यूल बर्न होता है तो कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? तो फ्यूल में जो एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल होती है। और इंजन जो एनर्जी क्रिएट करता है वो कौन सी होती है? मैकेनिकल होती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात हुई, केमिकल किस में कन्वर्ट हो रही है? मैकेनिकल में। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, थर्मोडायनेमिक्स प्राइमरली डील्स विद। अब देखिए, थर्मोडायनेमिक्स जो है वो मेनली जो अगर पूछा जाए किससे डील करता है, ठीक है, तो एनर्जी चेंजेस ऑफ माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, गलत है। एनर्जी चेंजेस ऑफ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम से डील नहीं करता है, मैक्रोस्कोप मतलब बड़े लेवल पे चीज़ों को डील करता है। बहुत मॉलिक्यूल्स के बारे में, एटम्स के बारे में यहाँ पर डिस्कशन नहीं होगा। ठीक है, अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए क्या कह रहा है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पूछा गया, कौन सा स्टेटमेंट सही है? इट इज कंसीडर्ड हाउ फास्ट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स, गलत है, ऐसा कुछ नहीं बता पाएगा थर्मोडायनेमिक्स। इट फोकसेस ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ सिस्टम, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भी सिस्टम होता है उसका इनिशियल स्टेट क्या होगा, ठीक है, इनिशियल हीट क्या होगी, इनिशियल इंटरनल एनर्जी क्या होगी और फाइनल स्टेट में इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इनके बारे में ही डिस्कस करता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इन थर्मोडायनेमिक्स व्हाट इज द सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब देखिए, आपसे पूछा गया थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम और सराउंडिंग क्या होता है। तो पहला दिया गया सिस्टम इज एंटायर यूनिवर्स, बिल्कुल ही गलत है। सेकंड में कहा गया सिस्टम इज वेयर ऑब्जर्वेशंस आर मेड, बिल्कुल सही है, जहां पर ऑब्जर्वेशन किया जाता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। और उसको छोड़ के बाकी चीजें जो है वो क्या है? यूनिवर्स है, मतलब सराउंडिंग है। ठीक है, तो मतलब यूनिवर्स की बाकी चीजें क्या हो जाएंगी? सराउंडिंग हो जाएगी। तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आते हैं। सिक्स क्वेश्चन में कहा गया ओपन सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय। अब देखिए, कोई भी ओपन सिस्टम होता है तो उसको मतलब कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो ओपन सिस्टम नाम से पता चल रहा है खुला हुआ है, इसका मतलब उसमें एनर्जी ट्रांसफर भी हो रहा है और मैटर या मास ट्रांसफर भी हो रहा है सराउंडिंग के साथ में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले पे आते हैं, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया कि क्लोज सिस्टम का एग्जांपल आपको बताना है। तो ओपन बीकर तो क्लोज सिस्टम नहीं होगा, थर्मस प्लास आइसोलेटेड होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना ही हीट ट्रांसफर होगी और ना ही मास ट्रांसफर होगा। ठीक है, लेकिन अगले में कहा गया क्लोज्ड वेसल मेड अप ऑफ कॉपर, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये कैसा सिस्टम होगा? क्लोज सिस्टम होगा, क्योंकि इसमें मास ट्रांसफर तो नहीं होगा लेकिन हीट ट्रांसफर हो सकती है। अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर एट्थ देखिए क्या कह रहा है। एट्थ में कहा गया व्हाट इज द टर्म फॉर अ सिस्टम वेयर नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर विद द सराउंडिंग। देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि ना ही एनर्जी ट्रांसफर हो रही हो और ना ही मास या मैटर ट्रांसफर हो रहा हो, तो ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे, क्लोज्ड नहीं कहेंगे। क्लोज्ड में क्या होता है? क्लोज्ड में मास ट्रांसफर तो नहीं होता, मतलब मैटर का तो ट्रांसफर नहीं होगा लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर होगा। ठीक है, ओपन में क्या होता है? दोनों का ही ट्रांसफर होगा। लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम क्या होते हैं? ऐसे सिस्टम होते हैं जिसमें ना ही मास ट्रांसफर होता और ना ही एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। नाइन्थ क्वेश्चन में आते हैं, स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट फंक्शंस डिपेंड ऑन। अब देखिए, जो स्टेट वेरिएबल्स होते हैं या जो स्टेट फंक्शंस होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो प्रोसेस बाय विच स्टेट वाज रीच, बिल्कुल गलत।
इनिशियल स्टेट गलत, फाइनल स्टेट भी गलत है। द स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड नॉट ऑन हाउ इट वाज रीच्ड, बिल्कुल सही है। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है कि सिस्टम का स्टेट क्या है, ठीक है, और कैसे पहुंचा उस स्टेट तक, उस पे नहीं डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, केवल स्टेट पे डिपेंड करता है कि सिस्टम का स्टेट क्या है। ठीक है, अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस, अब देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें कोई हीट ट्रांसफर नहीं होता है सराउंडिंग में। ठीक है, मतलब सिस्टम से ना ही कोई हीट बाहर निकलेगी ना ही कोई हीट अंदर आएगी, उसको एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। तो अलाउज एक्सचेंज ऑफ हीट तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। डज नॉट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ हीट विद सराउंडिंग, ये ऑप्शन जो है यही इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस में कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। इसमें कहा गया व्हेन वर्क इज डन ऑन अ सिस्टम, अब देखिए कहा गया है वर्क किस पे हो रहा है, सिस्टम पे वर्क हो रहा है। ठीक है, बाय रोटेटिंग पैडल्स, पैडल्स को रोटेट किया गया तो सिस्टम पे वर्क हुआ। द सिस्टम इंटरनल एनर्जी, अब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या होने वाली, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले पे आते हैं, इफ 1 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन अ सिस्टम, अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया कि 1 किलो जूल जो वर्क है वो सिस्टम पर किया जा रहा है। ठीक है, बाय एन इमर्शन रॉड रिजल्टिंग इन टेम्परेचर चेंज, व्हाट डज दिस इलस्ट्रेट, इसका मतलब क्या है। तो देखिए आपको पता होगा कि इमर्शन रॉड है तो उसका टेम्परेचर क्या होने वाला है, सिस्टम का बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब फाइनल टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर जो है वो कम है। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। व्हाट वाज जेपी जूल एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट अबाउट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अब देखिए इंटरनल एनर्जी के बाद जूल ने क्या के बारे में जूल ने क्या कहा है, किस बारे में डिमॉन्स्ट्रेट किया है इन्होंने इंटरनल एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी जो होती है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। इंटरनल एनर्जी जो होती है वो केवल इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगी, पाथ पे नहीं डिपेंड करेगी। चाहे इस पाथ पे कवर हो, चाहे ये पाथ कवर करे या स्ट्रेट पाथ कवर करे, तो पाथ पे डिपेंड नहीं होती है। तो इसलिए बी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 14 क्वेश्चन पे आते हैं, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कंसीडर्ड, अब देखिए पाथ पे डिपेंड नहीं करती है तो इसको पाथ फंक्शन नहीं कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन कहते हैं। जो पाथ पे डिपेंड होगी उसको क्या कहेंगे, पाथ फंक्शन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, द वर्क डन ऑन अ सिस्टम द साइन ऑफ वर्क डन विल बी, अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि वर्क डन अगर सिस्टम पर हो रहा है। ठीक है, सिस्टम पर वर्क डन जब होता है, ठीक है, तब क्या होता है, जो साइन होता है वर्क डन का वो क्या होता है, तो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलवेज पॉजिटिव आप लेंगे। अब यहीं पे अगर फिजिक्स में यही क्वेश्चन आता तो वहाँ पर निगेटिव हो जाता, क्योंकि फिजिक्स में हम लोग क्या मान के चलते हैं, देखिए ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, केवल एक कन्वेंशन टाइप का समझ सकते हैं कि फिजिक्स में क्या होता है कि वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव माना जाता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव माना जाता है। केमिस्ट्री में बिल्कुल उल्टा कर देते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ उल्टी होती है तो सारी चीज़ें पलट जाती हैं, इसीलिए आंसर कभी अलग नहीं आता, आंसर हमेशा सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, पूछा गया इसमें से कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है। अब स्टेट फंक्शन आपको बताया था क्या होता है अभी, तो स्टेट फंक्शन वो होता है जो हमेशा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इंटरनल एनर्जी क्या है, स्टेट फंक्शन है, टेम्परेचर भी स्टेट फंक्शन है, वॉल्यूम भी स्टेट फंक्शन है, लेकिन हीट जो है ये स्टेट फंक्शन नहीं है, एक ऐसा फंक्शन है, पाथ फंक्शन है। ठीक है, तो ये एक ऐसा फंक्शन है, पाथ फंक्शन है। अगले पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 है, द हीट ट्रांसफर टू अ सिस्टम विद थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स विल रिजल्ट इन, अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया कि जो सिस्टम है उसमें हीट ट्रांसफर हो रही है, और जब हीट ट्रांसफर होगी तो क्या होगा, टेम्परेचर अंदर जो भी सिस्टम होगा उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। द इक्वेशन डेल्टा यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू रिप्रेजेंट्स, अब देखिए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब अगर फिजिक्स में आप अगर देखेंगे तो फिजिक्स में ही क्या बन जाती है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू बन जाता है। तो आपने क्या देखा, जब कन्वेंशन बदल रहा था तो फॉर्मूला बदल रहा था, तो नेट जो आंसर आता है फाइनली वो सेम ही आता है। ठीक है, तो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर जो हीट दी गई वो प्लस जो वर्क डन हुआ वो उसके बराबर होता है इक्वेशन। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को रिप्रेजेंट करती है।
अगले पे आते हैं 19th क्वेश्चन में कहा गया फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखिए आइसोलेटेड सिस्टम में पूछा गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी। अब आइसोलेटेड सिस्टम है, इसका मतलब ना ही हीट अंदर जा रही है सिस्टम के और ना ही हीट बाहर निकल रही है। इसका मतलब टेम्परेचर जो सिस्टम का है वो क्या रह रहा है, कांस्टेंट। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है तो डेल्टा यू किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चेंज कोई भी इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होगा। अगले पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन अ क्लोज सिस्टम विद नो हीट ट्रांसफर। अब देखिए क्या है कि कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हुआ। ठीक है, द इंटरनल एनर्जी यू इज गिवन बाय, तो देखिए अभी आपको बताया था फॉर्मूला डेल्टा यू जो होता है क्यू प्लस डब्लू होता है। अब क्या है, कोई हीट ट्रांसफर नहीं हुई, इसका मतलब ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब क्यू जब 0 हो गया तो डेल्टा यू किसके बराबर आया, डब्लू के बराबर आया। तो आपको पता ही चल गया होगा, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। 21st क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया व्हेन वर्क इज डन ऑन अ सिस्टम। देखिए वर्क क्या हो रहा है, सिस्टम पे हो रहा है। इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम डैश, तो इंटरनल एनर्जी सिस्टम की क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। क्योंकि आपको पता है जब भी वर्क डन होगा सिस्टम पे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा सिस्टम का, और टेम्परेचर जब सिस्टम का बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, अपने आप से बढ़ जाएगी। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। In an adiabatic process, the change in internal energy of a system is equal to। अब देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, dq जो होता है वो 0 होता है। तो आपको बताया था अभी फॉर्मूला du इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू होता है। ठीक है, अब ये चीज़ क्योंकि 0 हो गई तो डेल्टा यू जो है मतलब चेंज इन एनर्जी किसके बराबर है, वर्क के बराबर है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 22 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्क डन ऑन और बाय द सिस्टम। ठीक है, क्योंकि डेल्टा यू मतलब यही है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, किसके बराबर हो गई, वर्क डन, चाहे सिस्टम पे हो रहा हो या सिस्टम वर्क कर रहा हो उसके बराबर होगी। किसमें, एडियाबैटिक प्रोसेस में। अगले पे आते हैं, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। अब देखिए यहाँ पर जो बात करी गई आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करी गई है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको समझना पड़ेगा इसमें होता क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अब क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, जो फाइनल टेम्परेचर होगा वही इनिशियल टेम्परेचर होगा। और आपको पता है जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछी गई है ये किस पे डिपेंड करती है, केवल और केवल टेम्परेचर पे। ठीक है, तो फाइनल और इनिशियल टेम्परेचर जब सेम है तो डिफरेंस भी इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इंटरनल एनर्जी का मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो 23rd का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 24th पे आते हैं, when the volume of container is halved in a thermally insulated container the process is called। अब देखिए थर्मली इंसुलेटेड है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी हीट इसमें से ना बाहर निकलेगी और ना ही कोई हीट अंदर जाएगी। ठीक है, देखिए यहीं से सारी चीज़ें दे दी गई। थर्मल इंसुलेशन, थर्मल इंसुलेशन का मतलब डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 0। कोई भी हीट ना अंदर जा रही है सिस्टम के और ना ही कोई हीट बाहर निकल रही है। तो ऐसे सिस्टम को, ऐसे कॉम्प्रेशन को क्या कहा जाएगा, एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन कहेंगे। अब कॉम्प्रेशन ही क्यों कहा, क्योंकि आपको पता है गैस का वॉल्यूम क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। अगर यही बढ़ रहा होता, गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा होता तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो जाता। ठीक है, अगले पे आते हैं 25th क्वेश्चन को देखेंगे। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टेटमेंट ऑफ। अब देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो आपको बताया भी हमने कि डी यू बराबर जो होता है क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। तो क्या देख पा रहे हैं, ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी, ये भी एनर्जी है। तो इनिशियल एनर्जी जो रहती है वही फाइनल एनर्जी रहती है किसी सिस्टम में। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ही डिनोट करता है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कह रहा है। 26 क्वेश्चन में कहा गया इफ सिस्टम अंडरगोज अ प्रोसेस इन विच नो हीट इज ट्रांसफर्ड। तो देखिए कोई ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई हीट ट्रांसफर नहीं होती तो उसको क्या कहते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। आइसोथर्मल में टेम्परेचर सेम रहता है, आइसोबैरिक में क्या सेम रहता है, प्रेशर सेम रहता है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम सेम रहता है। अगले पे आते हैं, 27th क्वेश्चन में कहा गया इन अ साइक्लिक प्रोसेस। अब देखिए यहाँ पर प्रोसेस कैसा दिया है, साइक्लिक दिया है। अब साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है पहले समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, तो पहले प्रोसेस हुआ ए से बी की तरफ, फिर हुआ बी से ए की तरफ। तो आपने क्या देखा, इनिशियल पॉइंट भी वही है, फाइनल पॉइंट भी वही है। तो पॉइंट तो नहीं बदला और आपको क्या पता है इंटरनल एनर्जी कैसा फंक्शन होती है, स्टेट फंक्शन होती है। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है, क्योंकि ये सेम है इनिशियल और फाइनल पॉइंट। इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऐसे भी समझ सकते हैं किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में जितने भी स्टेट फंक्शंस होते हैं उनका चेंज हमेशा जीरो के बराबर होता है। हमने कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिया, अगर आप रटना चाहें तो रट भी सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात इसमें नहीं है। 28th क्वेश्चन पे आते हैं, द वर्क डन बाय सिस्टम ड्यूरिंग अ फ्री एक्सपेंशन इज। अब देखिए जब फ्री एक्सपेंशन होता है तो जो भी सिस्टम वर्क करता है वो जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। ठीक है, 29 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ड्यूरिंग एन इरिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। अब देखिए कोई भी इरिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा होगा तो सिस्टम की जो एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी क्या होता है, चेंज इन रैंडमनेस। अब रैंडमनेस इंक्रीज होती है तो इसलिए चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 30th पे आते हैं। 30th क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, फॉर अ प्रोसेस अकरिंग एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कोई ऐसा प्रोसेस है जो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब और रिलीज बाय द सिस्टम इज इक्वल टू। अब देखिए कांस्टेंट प्रेशर पे जब प्रोसेस होता है तो उसको क्या कहते हैं, चेंज इन एंथैल्पी। मतलब जो हीट रिलीज होती है या जो हीट अंदर आती है तो उसको क्या बोलते हैं, चेंज इन एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है, एम सी पी डेल्टा टी। ठीक है, यही है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही थी तो इसको क्या कहा गया, चेंज इन एंथैल्पी कहा गया। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कह रहा है। 31st क्वेश्चन में कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एंथैल्पी चेंज। अब एंथैल्पी चेंज क्या है, डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ये गिब्स फ्री एनर्जी है। ठीक है, इसके बाद डेल्टा ई एनर्जी को ही सीधे सीधे एंथैल्पी नहीं मानेंगे, इसको एनर्जी मानेंगे। ठीक है, एस मतलब डेल्टा एस मतलब चेंज इन एंट्रोपी होता है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, द एंथैल्पी चेंज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो आपको बताना है अगर एंथैल्पी चेंज निकालना है तो एंथैल्पी चेंज कैसे मिलेगा। ठीक है, तो एंथैल्पी चेंज निकालने का बहुत आसान तरीका है, सम ऑफ एंथैल्पीज कर दीजिए प्रोडक्ट का माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज कर दीजिए रिएक्टेंट का। मतलब जितनी भी एंथैल्पी प्रोडक्ट की है पहले उसको रखिए, माइनस करिए जितनी एंथैल्पी रिएक्टेंट की है, दोनों को क्या कर दीजिए, सबट्रैक्ट कर दीजिए। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, द एंथैल्पी चेंज दैट अकम्पनीज द मेल्टिंग ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इनटू स्टैंडर्ड स्टेट इज कॉल्ड। देखिए यहाँ पर क्या मेल्टिंग की प्रोसेस हो रही है ना, और सॉलिड से किस में कन्वर्ट कर रहा है, स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब मेनली किस में हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है। तो उस प्रोसेस को पूछा गया है क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब यहाँ पर आपसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में पूछा गया है, कौन सी बात सही है। एंथैल्पी चेंज फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट। यही जो डेफिनेशन दी गई है यही डेफिनेशन सही है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की। ठीक है, अगले पे आते हैं, 36th क्वेश्चन को देखते हैं, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए एक वैल्यू पूछी गई है, सब आपको थोड़ा बहुत याद करनी पड़ेगी कि हाइड्रोजन के लिए जो एंथैल्पी होती है वो क्या होती है 298 केल्विन पे, तो ये 0 होती है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन दिया जाएगा, ये नहीं कि कोई वैल्यू आपसे पूछ ली गई, मेनली आपको कंफ्यूज करने के लिए इतनी सारी वैल्यू दी रहेगी। हाइड्रोजन गैस की एंथैल्पी पूछी गई है, ठीक है, 298 केल्विन पे, तो ये 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं, यहाँ पर कहा गया फॉर अ रिएक्शन। अब देखिए अब थोड़ी सी रिएक्शन आ जाएगी, थोड़ा टफ हो जाएगा क्वेश्चन। फॉर द रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए इसको हीट किया गया तो क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब ये रिएक्शन कैसी है, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा, कैसी रिएक्शन है, क्योंकि हीट देनी पड़ रही है तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। ठीक है, अगले पे आते हैं, 38th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इसमें कहा गया, व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन व्हेन 18 ग्राम ऑफ वाटर वेपर इवेपोरेट्स एट 373 केल्विन। तो देखिए वाटर वेपर इवेपोरेट हो रहा है। अब आपसे क्या पूछा गया है, एंथैल्पी चेंज पूछा गया आपसे। ठीक है, और देखिए यहाँ पर वेपोराइजेशन का आपको दे दिया गया है एंथैल्पी जो है। ठीक है, फॉर मतलब जब वाटर का वेपोराइजेशन होगा तो एंथैल्पी दी है 40.66 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया था, पूछा गया था कि आपसे व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन व्हेन 18 ग्राम ऑफ वाटर इवेपोरेट्स। तो 18 ग्राम जब पानी इवेपोरेट होता है 373 केल्विन पे, तब चेंज इन एंथैल्पी क्या होती है, तो सेम होगी 40.66 ही होगी। तो ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। इफ द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया आपको, यहाँ पर 3 चीजें दी गई हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया गया है NH3 का। ठीक है, अमोनिया का आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे दिया गया -91.8 किलो जूल पर मोल।
व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिवर्स रिएक्शन। अब रिएक्शन को क्या कर दिया गया है, रिवर्स कर दिया गया है, तो रिवर्स करने पे क्या होगा, केवल ये जो साइन है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस 91.8 किलो जूल पर मोल। क्वेश्चन नंबर 40th पे आते हैं। 40th क्वेश्चन में देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए कोई भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में कौन सी बात सही है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो इसमें डेल्टा जो RH होता है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। अगले पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स हेज लॉ। अब देखिए हेज लॉ जो है वो कौन सा स्टेटमेंट हेज लॉ को डिस्क्राइब कर रहा है, आपको यहाँ पर बताना है। तो बी स्टेटमेंट डिस्क्राइब कर रहा है एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन इज द सेम वेदर इट अकर्स इन वन स्टेप और इन सीरीज ऑफ स्टेप। तो देखिए कोई भी रिएक्शन अगर एक स्टेप में हो रही हो या एक से ज़्यादा स्टेप में हो रही हो तो जो एंथैल्पी चेंज होता है रिएक्शन का वो क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है, अलग अलग नहीं आएगा। यही हेस लॉ है। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। 42 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू हेस लॉ इफ अ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर रिएक्शन। देखिए अगर कोई भी रिएक्शन को हम लोग क्या किया कि कई सारी रिएक्शंस के सम के रूप में दिखाया तो एंथैल्पी चेंज जो ओवरऑल रिएक्शन का होगा वो क्या होगा, ये यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, सम ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ इंडिविजुअल रिएक्शंस हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 43rd पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिएक्शन दे दी गई है, पूछा क्या गया है, इन द फॉलोइंग रिएक्शंस व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन सी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है, इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करी गई, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा था। अब आपसे क्या कहा गया है कि एंथैल्पी चेंज आपको यहाँ पर बतानी है, ठीक है। तो एंथैल्पी चेंज कैसे बता पाएंगे, तो देखिए बहुत आसान है इसको बताना। रिएक्शन आपको ऊपर वाली दी गई है और इन दोनों रिएक्शंस का आपको एंथैल्पी चेंज दिया गया है। तो देखिए दोनों रिएक्शन में आपको एक चीज़ कॉमन दिखाई पड़ रही होगी, कार्बन देखिए यहाँ पर भी है, कार्बन यहाँ पर भी है, ठीक है। हाफ O2 है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं एक O2 इधर है और आधा O2 इधर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ क्या है, CO2 है। तो क्या करिए, ऊपर वाली रिएक्शन को तो एज इट इज रखे रहने दीजिए, नीचे वाली रिएक्शन को रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स करने पे देखिए क्या होने वाला है, CO2 यहाँ पर आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, CO बन जाएगा प्लस हाफ O2 बन जाएगा। और ये जो साइन निगेटिव का था, अब ये डेल्टा H क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव कितनी हो जाएगी, 283 हो जाएगी। अब इन दोनों रिएक्शंस को, पहली रिएक्शन ये हो गई, दूसरी रिएक्शन ये हो गई, दोनों रिएक्शन को आप कंसीडर कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपने दोनों इक्वेशंस देखी, तो देखिए दूसरी इक्वेशन को हमने बदल दिया। अब बदलने पे हुआ क्या, यहाँ पर आप साइन देख सकते हैं निगेटिव था तो अभी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब देखिए बहुत सिंपल सा काम करना है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, दोनों को ऐड कर दीजिए। जब आप ऐड करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, ये कार्बन ग्रेफाइट एज इट इज उतर जाएगा, ठीक है। प्लस अब देखिए यहाँ पर एक O2 है और राइट हैंड साइड पे हाफ O2 है, तो आधा O2 इधर वाले से कट जाएगा तो इधर बचेगा 1/2 O2, ठीक है। तो 1/2 O2 यहाँ बच गया, देगा क्या, आप देखिए यहाँ पर एक CO2 था, यहाँ का एक CO2 कट गया, तो मतलब कोई CO2 नहीं बचा अब इसमें, और लेकिन बचा क्या यहाँ पर, तो बचा CO, ठीक है। तो CO बच गया। अब जो टोटल एंथैल्पी अगर आप देखेंगे, एंथैल्पी टोटल क्या हो जाएगी, आपको बताया था ऐड हो जाती है। तो क्या करना होगा, टोटल एंथैल्पी के लिए -393.5 आपने किया, फिर ऐड करेंगे क्या, 283 आप ऐड कर देंगे, क्योंकि इसकी 283 थी। अब माइनस मत देखिएगा क्योंकि यहाँ पलट दिया था तो प्लस हो गई थी, तो आंसर क्या बचेगा, -110.5 किलो जूल पर मोल बचेगी। तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। 44th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द मेन सिग्निफिकेंस ऑफ हेस लॉ इन थर्मोकेमिस्ट्री। अब थर्मोकेमिस्ट्री के केस में आपसे पूछा गया है जो हेस लॉ है उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो देखिए सिग्निफिकेंस इसका आपने ऊपर वाले न्यूमेरिकल में भी देखा क्या है, इट इनेबल्स द कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी चेंजेस फॉर रिएक्शंस दैट आर डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें हम लोग एंथैल्पी चेंज को आसानी से नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए क्या करता है ये कैलकुलेशन को इजी बना देता है। तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। 45th क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए वही सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी दे दिया गया है, ठीक है। गलती से सेम क्वेश्चन कॉपी हो गया, तो हालांकि इसमें थोड़ा सा आप अगर देखेंगे तो इसमें ऑप्शन में थोड़ा सा चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्शन है थोड़ी सी अलग है, ठीक है। तो हम आपको सीधे आंसर बता देते हैं, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, वही सेम तरीके का क्वेश्चन है। -503 विल बी द करेक्ट आंसर, इसको अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या करना है, केवल ये जो दोनों रिएक्शन है इसको कुछ इस तरीके से चेंज करना होता है कि ये
ऊपर वाली रिएक्शन के बराबर हो जाए। हो सकता है 2 मल्टीप्लाई करना हो कहीं पे, ठीक है, या ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, तो उस तरीके से हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अगले पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या कह रहा है। इसमें कहा गया इफ द एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन, देखिए आपको रिएक्शन दी गई है N2 + 3H2 गिव्स NH3, मतलब NH3 के प्रिपरेशन के लिए रिएक्शन दी गई है। आपसे कहा गया रिएक्शन को अगर रिवर्स कर दिया जाए तो एंथैल्पी चेंज क्या होगी, ये उस क्वेश्चन में आपको बताना है। तो सिंपल है कि जब रिएक्शन रिवर्स करते हैं तो जैसे यहाँ -92 था, तो रिएक्शन रिवर्स करने के बाद +92 किलो जूल पर मोल हो जाएगी। तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। 47 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विच प्रिंसिपल इज डायरेक्टली अप्लाइड व्हेन यूजिंग हेस लॉ टू डिटरमाइन द एंथैल्पी चेंजेस ऑफ रिएक्शन। तो कौन सी प्रिंसिपल को अप्लाई करना पड़ता है जब हम लोग हेस लॉ अप्लाई करते हैं अलग अलग रिएक्शंस में, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई करना पड़ता है। तो बी ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पर आपको एक रिएक्शन दी गई और आपसे क्या पूछा गया, एंथैल्पी चेंज इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, रिएक्शन क्या है, रिएक्शन है 2H2 + O2 गिव्स 2H2O। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं कि वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन कितने वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आपको दी गई है एक वाटर मॉलिक्यूल की कितनी है, -285.83 है। अब क्योंकि 2 वाटर के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या करना होगा, इस -285 को आप क्या कर दीजिए, 2 से सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, -571.66 किलो जूल पर मोल होगा। तो 48 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 49th पे आते हैं। 49th क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। 49th क्वेश्चन में कहा गया हेस लॉ कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन दैट अकर्स इन मल्टीपल स्टेप बाय। अब देखिए मल्टीपल स्टेप में अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो उसमें अगर एंथैल्पी चेंज पूरी रिएक्शन का निकालना है तो उसके लिए हेस लॉ यूज करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, जितनी भी एंथैल्पी होती है सारे स्टेप्स में सबको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही पूछा गया ऐड करते हैं कि सब्ट्रैक्ट करते हैं कि डिवाइड करते हैं कि एवरेज निकालते हैं, तो ऐड करते हैं। ठीक है, ऊपर हमने एग्जांपल बताए भी थे आपको न्यूमेरिकल के केस में, तो आप उससे भी देख के समझ सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50th देखिए क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हेस लॉ। अब देखिए हेस लॉ का एग्जांपल इसमें पूछा गया है कौन सा है, तो एंथैल्पी चेंज फॉर फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज सेम रिगार्डलेस ऑफ द पाथवे टेकन, बिल्कुल सही है। यही हेस लॉ का एग्जांपल है कि पाथ पे डिपेंड नहीं करता है एंथैल्पी चेंज, मेनली किस पे डिपेंड करता है कि जो चीज फॉर्म हो रही है जिस भी सब्सटेंस से उस पे डिपेंड करता है। 50th का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51st पे आते हैं। इज अ डिक्रीज इन एंथैल्पी ऑलवेज क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि जो अगर एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है तो क्या ये हमेशा एक क्राइटेरिया होगा स्पॉन्टेनिटी का, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का, तो ये नहीं होगा। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। 52nd पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हीट रिलीज होती है। ठीक है, जिसमें हीट क्या होगी, रिलीज होगी, तो ऐसी रिएक्शन को क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, इसमें एक्सोथर्मिक कौन सी है, तो जिसमें हीट रिलीज होगी तो उसमें डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। 53rd पे आते हैं। 53rd क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक बट स्पॉन्टेनियस। अब देखिए यहाँ पर एंडोथर्मिक पूछा गया। एंडोथर्मिक क्या होता है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो हर वो रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है उसको क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एंडोथर्मिक के साथ साथ और क्या पूछा गया, स्पॉन्टेनियस भी। तो देखिए प्लस है तो एंडोथर्मिक है, और ज़्यादा इसमें पीछे नहीं भागना। तो कार्बन की रिएक्शन सल्फर से हुई, CH2 बन गया, यही क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। 54th क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द थर्मोडायनेमिक फंक्शन इंट्रोड्यूस टू एक्सप्लेन द डिसऑर्डर इन अ सिस्टम। तो देखिए किसी भी सिस्टम में अगर डिसऑर्डर है, ठीक है, या रैंडमनेस की बात करी जाए या डिसऑर्डर की बात करी जाए, तो इसके लिए जो थर्मोडायनेमिक फंक्शन इंट्रोड्यूस किया गया उसका नाम है एंट्रोपी। ठीक है, एंट्रोपी का मतलब ही क्या होता है, चेंज इन रैंडमनेस होता है। चेंज इन रैंडमनेस होता है, रैंडमनेस। अगले पे आते हैं। 55th क्वेश्चन को देखेंगे। 55th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। व्हाट विच स्टेट ऑफ मैटर हैज हाईएस्ट एंट्रोपी। अब देखिए सबसे ज्यादा रैंडमनेस कहाँ होती है, तो गैस में होती है, और सबसे कम अगर एंट्रोपी पूछी जाती तो सॉलिड में होती। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन द टोटल एंट्रोपी चेंजेस। अब देखिए कोई भी अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो रही है, ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में जो टोटल एंट्रोपी चेंज होता है वो क्या होगा, तो टोटल एंट्रोपी चेंज होएगा ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
57th क्वेश्चन पे आते हैं। 57th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द गिब्स एनर्जी चेंज डेल्टा जी फॉर अ रिएक्शन इज गिवन बाय विच इक्वेशन। तो डेल्टा जी जो है उसका फॉर्मूला मेनली आपसे पूछा गया क्या होगा, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होगा। ए ऑप्शन इसमें सही है। 58th पे आते हैं, इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव फॉर अ प्रोसेस द प्रोसेस इज। अब देखिए डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव है इसका मतलब प्रोसेस कैसा है, तो इस प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस। तो सी ऑप्शन इसमें सही है। 59th पे आते हैं, when is a reaction with a positive enthalpy चेंज डेल्टा। देखिए यहाँ पर दो बातें दी गई हैं कि डेल्टा एच जो दिया है मतलब एंथैल्पी चेंज वो पॉजिटिव दिया है, ग्रेटर देन 0 दिया है, और एंट्रोपी जो दी है वो भी पॉजिटिव दी हुई है। ठीक है, ये चीज़ कब पॉसिबल हो सकती है, ये इस क्वेश्चन में पूछ मतलब ये कंडीशन जो है ये कब जनरेट होगी, ये कब आएगी, ये पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो ये बहुत ही हाई टेम्परेचर पे कंडीशन आती है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, आखिरी सवाल देखिए क्या कहा गया। इसमें कहा गया व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी चेंज डेल्टा जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। अब देखिए यहाँ पर डेल्टा जी और के बीच में रिलेशन पूछा गया है। तो देखिए डेल्टा जी और के बीच में रिलेशन बहुत सिंपल सा है। डेल्टा जी जो होता है, ठीक है, गिब्स एनर्जी जो होती है वो आर माइनस आर टी एल एन के, एल एन मतलब होता है नेचुरल लॉग। ठीक है, एल एन का मतलब याद रखिएगा नेचुरल लॉग होता है, और इसी एल एन को क्या बोला जाता है, 2.303 लॉग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ बेस 10 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर -2.303 आर टी लॉग के भी सही होगा और माइनस आर टी एल एन के भी सही होगा। तो इसलिए बी डी ऑप्शन सही होगा इसमें कि बोथ हैंड्स आर करेक्ट। तो इस तरीके से 60 क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने इस चैप्टर के डिस्कस किए। इसके अलावा बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं उसके एमसीक्यूज पहले से ही प्लेलिस्ट बना के रख दिए गए हैं, आप जाके देख सकते हो, अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।